सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए हैंड राइटिंग नोट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आप सभी विषयों के नोट्स की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को रूपा का नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का वेद सर के चैनल में स्वागत है। मैं रूपा आप सभी के समक्ष आज संविधान में उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो ध्यान से देखते व सुनते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147 तक है। भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय का गठन कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया है। चार्टर का मतलब राजज्ञा होता है। अनुच्छेद 124 भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी इसका निर्णय संसद विधि बनाकर करेगी। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीश भारत का सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हैं। अनुच्छेद 124 का प्रथम, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। संविधान का संरक्षण उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। अनुच्छेद 124 का सेकंड, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकता है, अर्थात न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 124 का चौथा और पांचवा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। न्यायाधीश को सिर्फ 2 आधारों पर हटाया जा सकता है: सिद्ध कदाचार, संविधान का उल्लंघन। हटाए जाने के लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, जो संसद को दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अनुच्छेद 124 का 7, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 125 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है। जैसे संसद विधि बनाकर निर्धारित करे, क्योंकि विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक न्यायाधीश, यदि मुख्य न्यायाधीश के पद किसी कारण से रिक्त हो तो राष्ट्रपति किसी भी वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश, जब न्यायालय के किसी सत्र को चलाने के लिए आवश्यकता न्यायाधीशों की संख्या पूरी न हो रही हो तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। पीठ, खंडपीठ 3 जज, पूर्ण पीठ 5 जज, विशेष पीठ 9 जज। इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के भी उच्चतम न्यायालय की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसकी समस्त कार्यवाही लिखित रूप में होगी। इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। न्यायालय अवमानना के लिए 2000 रुपये का जुर्माना व 6 माह की सजा होती है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित होगा। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से इसे कहीं पर स्थानांतरित कर सकता है। 131 उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जब कोई विवाद संघ व राज्य क्षेत्र के बीच, जब कोई विवाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो, जब संघ व कोई राज्य एक तरफ बाकी अन्य दूसरी तरफ। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में न्यायालय से उन्हीं मामलों की सुनवाई करता है जिसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्गत हो। अनुच्छेद 132 अपीलीय अधिकारिता, भारत का उच्चतम न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय भी है। देश के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए निर्णय, डिक्री, स्टेट
या आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपील 4 मामलों से संबंधित होगी। संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132 खंड का, सिविल मामलों में अनुच्छेद 133, दंडिक मामले में अनुच्छेद 134, विशेष इजाजत से अपील अनुच्छेद 135, 136। संवैधानिक मामलों में अपील अनुच्छेद 132 खंड का, संवैधानिक मामलों में अपील तभी हो सकेगी जब मामलों में कोई विधि का सारवान प्रश्न अंतर्गत हो और जिस पर उच्चतम न्यायालय का कोई सीधा निर्णय नहीं आया अथवा न्यायाधीशों में भी मतभेद रहा हो। सारवान का मतलब जिसका कोई अर्थ या मतलब निकलता हो। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में अपील। सिविल मामले में अपील तभी की जा सकती है जब उच्चतम न्यायालय की नज़र में मामला लोक महत्व का है और उस पर उच्चतम न्यायालय से ही निर्वाचन करना आवश्यक है। दंडिक मामलों में अपील। अनुच्छेद 134 दंडिक मामले में अपील तभी की जा सकती है जब किसी व्यक्ति को दोष मुक्त निर्णय के बदले उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दे दिया जाता है, जब उच्च न्यायालय ने स्वयं मामले को अपने पास मंगाकर मृत्यु दंड दे दिया हो। अनुच्छेद 134 खंड का, संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता को बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 135 साधारण अपील। अनुच्छेद 136 विशेष इजाजत से अपील। अनुच्छेद 136 विशेष इजाजत से अपील की शक्ति देता है या उच्चतम न्यायालय को सर्वाधिक शक्ति प्रदान कर सकता है। अब अपील किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध की जा सकेगी, चाहे वह अंतिम हो अथवा नहीं। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय पुनरावलोकन शक्ति। उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय की पुनः जांच कर सकता है। अनुच्छेद 138 संसद उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 139 अन्य मामलों में रिट। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय की विधियाँ सब पर बाध्यकारी होंगी। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय कोई भी विधि बना सकती है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से विधि परामर्श अधिकारिकता। जब कभी राष्ट्रपति को अति महत्वपूर्ण मामलों में उच्चतम न्यायालय परामर्श लेने की आवश्यकता महसूस होती है, वह परामर्श ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 144 उच्चतम न्यायालय निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 145 उच्चतम न्यायालय न्यायालय हेतु विधि बना सकता है। विद्यार्थियों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।